पर इस बात को समझिए कि व्हेन टू नंबर्स, ठीक है, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, ठीक है, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन यहाँ पे कि यदि दो संख्याएं हमारी दी गई हों और हमें यहाँ पर जो है अगली संख्या को पता करना हो, तो असल में ये वाला केस क्या होता है, वो केस थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया और फिर हमारा डी हो गया। दोस्तों हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ चार संख्याएं तो ए बी सी डी का नाम हमने दे दिया। यदि हमारे पास तीन संख्या होगी तो हम उसके लिए क्या नाम देंगे, तो हम उसके लिए ए बी सी करके नाम देंगे। बट वो ए बी सी में हम किसको किस तरीके से लिखेंगे, तो उसको लिखने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर हमारा ये होगा कि सर ए का जो अनुपात बी के साथ है, सर वही अनुपात बी का किसके साथ में है, सर सी के साथ में है। वही बी का अनुपात किसके साथ में है, सी के साथ में है। तो यहाँ पर डी नाम के किसी भी संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये तीन लोग मिलकर इस प्रोपोर्शन को पूरी तरीके से संपूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। इसमें यहाँ पर सर ए का मान क्या है, या ए के लिए हम क्या बोलेंगे, तो सर ए को हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है। क्या बोलेंगे सर, इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये दोनों बीच में हैं, तो बीच वाले को हम यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि सर ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है। और ये पर्सन आखिरी में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। कभी भी जब भी दो संख्या दी गई हो ना, तो उसमें आप फोर्थ प्रोपोर्शन जीवन में कभी भी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है। साथ में जब भी दो संख्या दी गई हो उसमें सेकंड प्रोपोर्शन आप कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें सेकंड प्रोपोर्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यानी दो संख्या जब दिया गया होता है तो उसमें सेकंड प्रोपोर्शन का कोई केस नहीं बनता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का कोई केस नहीं बनता है। तीन ही केस बनते हैं, या तो फर्स्ट, नहीं तो मीन, और नहीं तो मेरे भाई थर्ड। यहाँ पे अब कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, हम आपको एक एक करके समझाएंगे, वो आप समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम टाइप देखें यहाँ पर वन, कि सर इसके अंदर में हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, प्रथम समानुपाती यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात जो है अगर आदमी करेगा तो यहाँ पर बोलेगा सर ए का जो अनुपात बी के साथ है वहीं बी का अनुपात किसके साथ में है, सर तो सी के साथ में है। जो अनुपात ए का बी के साथ में है वहीं बी का अनुपात सी के साथ में है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे सर, तो देखिए बोलेंगे सर ये ए अपॉन बी हो जाता है, इसका मतलब ए अपॉन बी होता है, डबल डॉट का मतलब इक्वल होता है, और यहाँ पर कितना आता है, बी अपॉन सी होता है। सर अगर हम यहाँ देखेंगे तो सी को ए से गुना करेंगे तो ये हमारा ए सी हो जाएगा, और बी को बी से गुना करेंगे, या फिर मान लो यहाँ पर इसको क्यों गुना कर रहे हो, आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है तो फर्स्ट की वैल्यू पता करनी है, तो ऐसे लिखो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन में सी, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके किससे भाग कर देना है, तो सी से भाग कर देना है। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसके ऊपर में सवाल कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर जैसे बोल दिया जाएगा कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ, आपको ऐसे बोल दिया जाएगा फाइंड यहाँ पर क्या, तो फाइंड यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती पता करो। और मेरे भाई किसका प्रथम समानुपाती कराओ, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3, 2 तथा 3 का जो है यहाँ पर प्रथम समानुपाती प्राप्त करिए कि इनका प्रथम समानुपाती कितना होगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए जब भी मेरे भाई तीन संख्या दी गई होती है तो हम चार डॉट लगाते हैं। यहाँ दो संख्या दी गई है तो भी हम ऐसे चार लगाएंगे, एक डबल डॉट, एक डबल डॉट, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। वहाँ पर भी जिसे हमें निकालना होता था हम उसे x मानते थे और बाकी संख्याओं को एज इट इज़ छाप कर हम यहाँ लिख देते थे। यहाँ पर भी जो हमें पता करना है उसे हम x बोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बाकी संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वही संख्या यहाँ भी लिखी जाती है, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना। तो इन दोनों में पहले कौन आया है, दो आया है, तो पहले दो को लिखोगे, और दो अगर यहाँ आया है तो यहाँ भी कौन आएगा, तो यहाँ भी दो ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ 2 और 3 लिख देते हैं, फिर सोचते हैं आखिरी वाले में क्या लिखें। ये गलती आपको नहीं करनी है। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे तो वही संख्या का फोटोकॉपी यहाँ पर हो जाएगा,
डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और जब आप मेंशन कर देंगे तो अब 2 हो चुका है, तो अब आखिरी कौन बचेगा? 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि x/2 बराबर 2/3 हो गया। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो x का मान ऐसा हो जाएगा 2 × 2 4/3। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर पहली वाली का स्क्वायर करके दूसरी वाली से भाग करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर उसको भाग करिए किससे? 3 से करिए। ठीक है। एक हमारे गौरव सिंह हैं जो कह रहे हैं सर मेरे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स है वो 90 से 93 हैं और इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो गौरव मेरे भाई एक ही बात बोलूँगा कि देखो, जब मॉक में आपके मार्क्स स्टेबल हो जाते हैं, जब फिक्स हो जाते हैं, जब आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, उस स्थिति में आपको कई बार रिविज़न करना होता है, कई बार लगातार तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और जो सिलेबस का पार्ट मेरे भाई आपका रह गया है आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। ठीक है। सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो नंबर नहीं बढ़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर जो है सबसे पहला केस हम लोग समझें और सबसे पहला केस हम लोग जानें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें दिया गया है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर 3 एंड 5 इज। यहाँ पर 2 संख्या हैं, 3 है और 5 है, इनका प्रथम समानुपात हमारा कितना होगा? बताइए। बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर? जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट यहाँ पे। बताइए तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है कि सर कुल मिलाकर कितनी बातें रखनी है? तो 4 पॉइंट। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे कि सर फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है। तो फर्स्ट को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर, तो फर्स्ट को हम x मान लिए, सेकंड वाले के जगह पे सेकंड रखे यानी 3 रखे यहाँ पे। जो यहाँ रहेगा वहीं यहाँ पर भी रहेगा, ये दोनों एकदम जुड़वा है, चेंज नहीं हो सकते हैं। और आखिरी में जो बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सर x/3 बराबर हो जाएगा सर 3/5 के। तो इसीलिए सर यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा? 3 × 3 9/5। और दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल करना और यहाँ एक संख्या छोड़ के भाग करना। तो 1.8 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा? तो 1.8 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी सर अगर हमें प्रथम समानुपात निकालना होता है तो पहली वाली संख्या का यानी 3 का स्क्वायर करिए और उसको भाग करिए दूसरी वाली संख्या से, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आज के बाद कभी भी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालते वक्त आपको दिक्कत होगी जब 2 संख्याएं दी गई होंगी। साधारण सा बात है, पहली वाली का स्क्वायर करना है और मेरे भाई उसको जो है वो डिवाइड कर देना है, किससे? तो दूसरी वाली से। पहली वाली के स्क्वायर को दूसरी से डिवाइड कर देना है, पहली वाली के स्क्वायर को दूसरी वाली से डिवाइड कर देना है। ठीक है। आज ये चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन यहाँ क्या होता है, मध्य समानुपाती क्या होता है। तो देखिए मध्य समानुपाती के बारे में यदि हम चर्चा करें तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर कहेंगे कि सर मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, बड़ा फेमस पॉइंट हो जाता है भाई मीन प्रोपोर्शन, और इतना आसान भी है कि जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब भी 2 संख्या दी गई होती है मीन प्रोपोर्शन तभी निकलता है, 3 संख्याओं वाले केस में नहीं निकलता है। तो अगर हम बात करेंगे मीन प्रोपोर्शन को लेकर तो हमने कहा सर ये देखो A/B और फिर हो जाता है B/C हो जाता है सर। ठीक है, जो बीच वाली संख्या होती है इसी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे सर A/B जो होगा बराबर होगा सर B/C को। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो C को इससे गुना करो तो AC हो जाएगा और B को B से गुना करो तो B² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो रूट कर देते हैं, तो B² का मतलब रूट करेंगे तो B आएगा और इसका रूट करेंगे तो AC आ जाएगा। ध्यान रखो सर, यानी आसान भाषा में B की वैल्यू रूट अंडर AC होगी। B की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो रूट अंडर AC होगी। B की वैल्यू कितनी होगी? तो रूट अंडर AC होगी। यानी कभी भी अगर मध्य समानुपाती निकालना है तो दोनों संख्याओं को गुना करके उनका क्या कर दो? तो रूट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, फाइंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ। ठीक है, फाइंड क्या हो जाएगा? तो फाइंड यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन ऑफ,
ठीक है। और मीन प्रोपोर्शन हमें किसका पता करना है, तो मीन प्रोपोर्शन 9 का पता करना है एंड यहाँ पर 16 का पता करना है। यहाँ पर इन दो संख्याओं का दोस्तों आप जो है वो मीन प्रोपोर्शन पता कर दीजिए और बता दीजिए कि मध्य समानुपाती कितना है। तो आप हमेशा इस बात को बोलेंगे, सर देखिए किसी भी संख्या का मध्य समानुपाती अगर आपको निकालना है ना, तो सर मध्य समानुपाती निकालने के लिए उसका जो मीन प्रोपोर्शन निकलेगा उसको निकालने के लिए सर दोनों को गुना करिए और यहाँ रूट लगा दीजिए। तो दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 16 का रूट हो जाएगा 4, कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। ये हमारा ध्यान रखिएगा सर यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात पूरी की पूरी राम कहानी यहाँ लिखी हुई है कि किसी भी संख्या का मध्य समानुपाती निकालना है तो उन्हें गुना करके क्या कर दो, तो रूट लगा दो। तो चलो ज़रा CHSL में पूछा गया है इसके ऊपर में एक सवाल और देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पा रहे हैं। रूट AC कैसे किए हैं, तुमको दिखा नहीं रूट AC कैसे किए हैं, देखो जरा यहाँ पे ज़रा सही से समझना। यहाँ पर इसको A/B लिख सकते हो, यहाँ पर इक्वल लिख सकते हो, यहाँ B/C लिख सकते हो। C को इससे गुना करोगे तो AC हो जाएगा, B को इससे गुना करोगे इतना हो जाएगा, B² का रूट करोगे तो B आएगा और इसका रूट करोगे तो इतना आएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर रूट AC लिख दिए। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, तो बताओ जल्दी से इसका आंसर कितना होगा फटाफट। यहाँ पे 3 और 27 का मध्य समानुपाती कितना होगा, बोलो। अब एक बच्चा कह रहा है इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या। अब भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड यहाँ पर तुम्हें क्या बताऊँ यार, ये बताओ इतना आसान कि बस मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो संख्या मेरे भाई दिया गया है यहाँ पे, मतलब सोचो ज़रा, ठीक है, कि जो संख्या दिया गया है 3 और 27 दिया गया है, तो 3 और 27 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है और रूट लगाना है। भाई इससे ज़्यादा तो शॉर्टकट हम क्या ब्रह्मांड का कोई इंसान भी नहीं बता पाएगा भाई, ठीक है। फिर तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, फिर एक काम करो खाली शॉर्ट टेक्निक की खोज में निकलो पहले, और जिस दिन शॉर्ट टेक्निक सारे के क्वेश्चंस के मिल जाएंगे उस दिन मेरे भाई तुम कंपटीशन की तैयारी करना। मतलब बताओ इतना सिंपल कि गुना करके रूट लगाना है, भाई साहब को इसमें भी शॉर्ट चाहिए। बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। फिर एक काम करो तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करना, कोर्स वोर्स मत करना, खाली तुम फार्मूला बुक पढ़ के जो है सिलेक्शन ले लेना, सही रहेगा। सब कुछ का शॉर्ट उसी में दिया गया है, ठीक है, तो हो जाएगा भाई सिलेक्शन। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए CHSL में एक और सवाल बोला गया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 144 एंड 225, 144 और 225 के बीच में मध्य समानुपाती ज्ञात करिए। बताइए बताइए जल्दी से क्या होगा। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, फिर से इतना आसान सवाल, इतना आसान तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना है तो यहाँ पर उनको क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करके क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 144 का मतलब 12 हो गया, 225 का मतलब 15 हो गया, ठीक है, अरे माफ़ करना, ठीक है, ये रूट कहे लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो 144 का रूट करोगे तो ये 12 निकलेगा, 225 का रूट करोगे तो 15 निकलेगा, और 12-15 की जोड़ी कितना लेकर आती है, 180 लेकर आती है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए आ जाइए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और थोड़ा सा हम सवालों का लेवल बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A³ + B³ A - B और इतना मेरे भाई, और इसका हमें मध्य समानुपाती बताना है। चलिए बताइए। यूँ समझ लीजिए कि जिसको फॉर्मूला पता है वो उत्तर दे पाएगा, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो क्या करेगा, तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को, दे पाएगा, सब दे पाएंगे। जिसको फॉर्मूला पता है वो लोग भी उत्तर दे पाएंगे, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग भी उत्तर दे पाएंगे। ये हमारा आपसे कहना है, हमारा आपसे मेरे भाई वादा है, सब उत्तर दे पाएंगे, गारंटी है। यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो उत्तर नहीं दे पाएगा, सब दे पाएंगे। अब देखो फॉर्मूला वाले लोग इस सवाल को किस तरीके से ऑप्ट करते हैं, तो जैसे जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है तो वो इसको इस तरीके से ऑप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सर अगर हमें मध्य समानुपाती निकालना है
किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो उन्हें गुना किया जाए। तो गुना कैसे किया जाएगा, तो सर जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर ये हो गया पार्ट, इसको डिवाइड करना है किसके साथ में, तो इसको डिवाइड करना है ए माइनस बी के साथ में। किसके साथ में, देखो यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट हो गया सर। इस पहले पार्ट को हम गुना करेंगे कौन से वाले पार्ट के साथ, तो दूसरे वाले पार्ट के साथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कह दिया ये पहला पार्ट है, ये हमने कह दिया दूसरा पार्ट है। और दोस्त मध्य समानुपाती निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें रूट करना होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जहाँ तक बात रही तो इसको फॉर्मूले में तोड़ो ज़रा, तो ए प्लस बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी। यहाँ पे नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, और फार्मूला वाले लोगों के लिए खासकर स्पेशल है ये मेरे भाई, जिन्हें फार्मूला नहीं पता निश्चिंत रहना, हम सब सिखा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है, और यहाँ पर ए प्लस बी होता है। ठीक है, और डिवाइड यहाँ पर हमारा दिया गया है ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का हमारा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये अच्छा, इसका रूट कौन लगाएगा, हम लोग लगाएंगे। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को खा जाएगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को खा जाएगा। अब अगर यहाँ देखोगे ए प्लस बी और ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर ने रूट को ख़त्म कर दिया तो आंसर कितना आएगा, तो ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब कोई बच्चा बोलेगा अरे सर बताइए, हम अभी अलजेब्रा पढ़े नहीं हैं और यहाँ पर आप इस सवाल को करवा रहे हैं, अब मेरा कैसे भला होगा। इसका मतलब अगर मानो कि हम मॉक टेस्ट देंगे, पेपर देंगे, हमारा तो छूट जाएगा। हम बोले भैया जिनको फार्मूला नहीं आता है उनके लिए तो और अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम दूसरा टेक्निक बताएंगे ना जिसको तुम सीख लोगे, क्योंकि क्या पता कल के दिन आज हमारे पास तो क्यूब का फॉर्मूला है, हो सकता है कल के दिन पावर 4 का फॉर्मूला हो सकता है पावर 5 का फॉर्मूला हो। तो भैया पावर 3 तक तो चलो अच्छा बच्चे को आता भी है, 4-5 वाला फॉर्मूला तो किसी को नहीं आता। मैं आपको ये बोल दूँ ए का पावर 4 और ए का पावर बी का पावर 5 कितना होगा, बताओ, तो भाई बता नहीं पाओगे, वहाँ पे स्थिति ऐसी हो जाएगी। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हमने कहा देखो दुनिया में है ना कोई भी चीज़ है, चाहे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं चाहे हम ट्रिगो पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने वहाँ पर वैल्यू पुटिंग सीखा है। और अगर हम आदित्य सर से पढ़ते हैं तब तो हमने वैल्यू पुटिंग बिल्कुल सीखा है। तो मेरे भाई ऐसे सवाल जब भी आपके परीक्षा में आए आप अपने हिसाब से मान ले लिया करिए। और मान पता है क्या लीजिए, मान यहाँ पर ये ले लीजिए कि जैसे ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू 1 ले ली। ज़ीरो किसी को मत मानना, ज़ीरो मानने में चारों ऑप्शन तुम्हारे एक जैसे हो जाएंगे। अगर बी को 0 मानोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी आपका 1 हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, तो ज़ीरो मत मानिए। तो यहाँ पर जो है बी की वैल्यू को कितना मान लीजिए, तो बी की वैल्यू को आप 2 मान लीजिए, और ए की वैल्यू को कितना मान लीजिए, तो ए की वैल्यू को, या फिर ऐसे कर लो कि सर हम अलग अलग वैल्यू मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू को 2 मान लेते हैं और बी की वैल्यू को सर 1 मान लेते हैं, हम ये एग्जाम्पल मान लेते हैं। फिर जो हमें दिया गया है हम ज़रा उसमें वैल्यू पुट करते हैं और हम देखते हैं किसका मान क्या है। तो जो दिया गया है ज़रा देखिए सर, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1 होता है, और 2 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। ये संख्या हो गई कॉमा। दूसरी वाली संख्या के पास चलते हैं सर, और दूसरा देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4 माइनस 1, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का हमारा 1। यदि हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 9 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 3/3 का मतलब कितना, 1। तो हम यहाँ पर इसे 1 भी तो बोल सकते हैं ना सर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलोगे हाँ सर, ऊपर में भी 3 है नीचे में भी 3 है, 3 ने 3 को काट दिया, यानी जो संख्या इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी अब वो मेरे आगे 9 और 1 बन के रह गई है। तो अगर मेरे आगे 9 और 1 बन के रह गई है तो अब मुझे बताइए, मुझे इनका मध्य समानुपाती निकालना है। तो मध्य समानुपाती निकालना है तो ट्रिक क्या होता है, गुना करके रूट लगा दो। गुना करके रूट लगा दिया, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। बोलोगे सर 3 कहाँ से आपको ऑप्शन में दिख गया। अरे भाई जब तुमने क्वेश्चन में वैल्यू रखा है तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम ऑप्शन में भी वैल्यू रखो, नहीं तो आंसर कैसे बता पाओगे। तो क्वेश्चन में वैल्यू रख के उसको 9 बना दिया, तो ऑप्शन में भी वैल्यू रख के देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वैल्यू रखने पे 3 बन रहा है। तो आप बोलोगे सर देखिए पहले हमारा ये 1 है, इसमें क्या ही वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा सर, 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3/1 सर। मामला फंस गया यहाँ पे, 2 + 1 यहाँ पर मुझे लगा था कि मामला फंसेगा एक जगह पे, और यहाँ पर भी 2 + 1 हमारा
3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3। यानी मेरे भाई यहाँ पर पहला सी ऑप्शन भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है आपके सामने कि वैल्यू रखने पर जो है मेरे भाई दो दो ऑप्शन आपके सेम आ जाएं। आंसर गलत नहीं आया हमारा, दो ऑप्शन हमारे सेम आ गए हैं। इसका भी सुधार किया जा सकता है। आपका होगा मेरे भाई, कई बार आप सवाल सॉल्व करोगे और सॉल्व करते वक्त आपके दो ऑप्शन सिमिलर आ जाएंगे। उस केस में क्या करना होता है, तो उस केस में आपको अपने मेरे भाई मेथड नहीं बदलने, उस केस में आपको अपनी वैल्यू नहीं बदलनी, मात्र वैल्यू कह रहे हैं, तरीके नहीं बदलने, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जो भी आपने वैल्यू लिया है ना, आप उसको पहले रखकर ऑप्शन में चेक कर लिया करो। जैसे मानो मैंने गलती क्या की, मैंने 2 और 1 जब लिया ना, तो मैंने उस पे पहले ऑप्शन में रख के चेक नहीं किया कि भाई क्या पता दो ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे। जैसे मैंने यहाँ देख लिया ये 1 रहेगा, यहाँ पर 2 + 1 3 और मेरे भाई 2 - 1 1, ये 3/1 है और 2 + 1 मेरे भाई 3 है। तो मुझे यहीं पर देख लेना था कि यार ये वैल्यू मैं ले भी लूँ ना, और क्या पता आंसर आगे चल के 3 मिले, तो मैं इन दोनों में से बता नहीं पाऊंगा कि मेरा कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। ऐसी स्थिति में मैं ना फंसूं, ऐसी स्थिति में मेरे भाई दिक्कत मुझे ना आए, इसी वजह से मैं शुरू में ऐसी वैल्यू लूंगा जिससे मैं ऑप्शन में रख के देखूंगा, और मेरे चारों के चारों ऑप्शन अगर अलग अलग आएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने यहाँ पर बस एक काम करना है और इस 3 को क्या बना देना है, 2 को 3 बना देना है। अब 2 को 3 बना देना है तो हमारे साथ क्या कहानी बदलेगी, ज़रा वो देखते हैं। क्या हमारे सारे ऑप्शंस अलग अलग आएंगे? तो मैंने कहा सर ये तो 1 रहेगा, इसमें छोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 + 1 मेरे भाई 4 हो जाएगा और 3 - 1 हमारा 2 हो जाएगा। काटने पर मेरे भाई कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 3 + 1 मेरे भाई 4, 4 का रूट करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर भी आपके दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई एक छोटा सा काम, लास्ट काम और कर लीजिए, और वो यहाँ ये कर लीजिए कि 1 की जगह आप इसको 2 ले लीजिए। अब आपका ऑप्शन सेम आएगा ही नहीं, आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है। आएगा ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर सेम, लेकिन इनका डिफरेंस एक मत रखो यहाँ पे। एक काम करो, इनका डिफरेंस जो है कुछ ऐसा कर लो कि आप यहाँ पर जैसे वैल्यू हम आपको डिफरेंस एक का मत रखो, फिर वहीं वाला गड़बड़ हो जाएगा आपका, फिर ये a + b और उस a + b में कोई डिफरेंस आपका रहेगा ही नहीं। आप एक काम करो, b की वैल्यू को मेरे भाई 4 मान लो, इसकी वैल्यू को 1 मान लो, अब ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ बोलोगे 4 + 1 5 और 4 - 1 हमारा 3 हो जाएगा, 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा। सारे ऑप्शंस हमारे अलग अलग हैं। अगर मैं इसे 4 और इसे 1 लेता हूँ तो मेरे भाई सारे के सारे ऑप्शंस मुझे अलग अलग मिलेंगे, और जब सारे ऑप्शंस मुझे अलग अलग मिलेंगे तब मैं वैल्यू पुटिंग वाले तरीके को ऑप्ट करूंगा, और तब मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगा, तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा पहला पार्ट होगा, 4 का क्यूब 64 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 64 + 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पहली संख्या हो जाएगी भाई, ठीक है। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, 4 × 1 हमारा 4 हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा, तो 12 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 + 1 हमारा 13 हो जाएगा। ये बात हमने समझा, हमने जाना कि सर अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब सर आपने कहा मध्य समानुपाती निकालने को, तो देखिए सर मध्य समानुपाती निकालने के लिए इनको गुना करके क्या करना है, तो गुना करके रूट लगाना है। तो इनको गुना करके रूट लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 13 से ये जाता है सर 5 बार में, 3 से ये जाता है 5 बार में, और करना होता है सर रूट। तो अगर हम देखेंगे तो रूट हो जाएगा 5 × 5 25, 25 का रूट करने पे आता है 5। सर ज़रा बताना कौन सा ऑप्शन 5 है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है सर, 5 है। क्या है सर, ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा 5 है, बाकी इनमें कोई भी ऑप्शन सर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसीलिए अच्छी बात थी हमारे सामने कि जब मैंने ये वैल्यू रखा तो आपके दो ऑप्शन कॉमन आ गए, तभी हम आपको ये भी सिखा पाएँ कि भैया वैल्यू पुटिंग गलत नहीं होता है। हाँ, वैल्यू पर अगर ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो अपने वैल्यू को बदल दिया करो, अपने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया करो। राहुल कुमार कह रहे हैं गुरुजी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं आपको बहुत आइडियल मानता हूँ। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 3 और 1 क्यों नहीं लिए, 3 और 1 लेने पे हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सेम आ रहा है। इसमें भी रखोगे तो 2 आएगा, इसमें भी रखोगे तो 2 आएगा। हालांकि ये सही उत्तर नहीं है, बट फिर भी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो समान मिले। क्लियर है यहाँ पे?
ठीक है भाई। और बोलो यहाँ पे सर, बिना सॉल्व किए ओपीएस क्या कह रहे हो मेरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बताओ भाई, किसी और का जो जो डाउट है सारे पूछ लो पहले। एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला इजी था। दोस्त देखो, मैंने तो मना नहीं किया कि फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते हो, आप करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लोग ईमानदारी से देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला ही पढ़ाया ना आप लोगों को। और फॉर्मूला पढ़ाने के तब मैंने बाद में वैल्यू पुटिंग पढ़ाया। क्योंकि मुझे पता है कि जब सिचुएशन हमारी ख़राब होगी, जब सिचुएशन हमारी वर्स्ट होगी, उस केस में यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ही हमारे लिए लाभदायक, सॉरी वैल्यू पुटिंग हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है। रूट क्यों लिया? अब भाई देखो, ये बीच में बच्चा आ गया है, इसको पता ही नहीं है यहाँ पे कि दशरथ जी कौन थे, यहाँ पे राम जी कौन थे, ये सीधा पूछ रहा है सीता कौन थी। ठीक है, तो अब इसका क्या इलाज किया जाए, आप लोग बताओ। चलो आप ही लोग बताओ यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए इस भाई साहब का। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हम्म, आईडी ब्लॉक कर दी जाए? बताइए। सर ए बराबर बी ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। अरे वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने ए बराबर बी क्यों नहीं लिया है, कभी भी वैल्यू पुटिंग में ऐसा काम नहीं करते हैं कि नीचे हमारा ज़ीरो बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? ए बराबर बी ले लेंगे तो यहाँ नीचे ज़ीरो बन जाएगा, और किसी संख्या के नीचे ज़ीरो बनने का मतलब जानते हो, इनफाइनाइट वाली कहानी हो जाती है। बी बराबर ज़ीरो क्यों नहीं लिया? बी बराबर ज़ीरो ले लेते तो भैया तुम ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर बी में फ़र्क नहीं बता पाते। समझो। और बोलो, और क्या क्या मेरे भाई तुम्हारे डाउट्स हैं? सारे डाउट्स पूछो मेरे से, सारे बताऊंगा मैं। बी बराबर जीरो ले लोगे तो ये तुम्हारा ए अपॉन ए हो जाएगा। ए अपॉन ए का मतलब वन होता है, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन। कहाँ से बताओगे? बोलो, कहाँ से बताओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। देखो, b बराबर जीरो लेने पे हो सकता है, मैंने मना नहीं किया यहाँ पे, लेकिन क्या पता वन सही उत्तर होता। और वन सही उत्तर होता तो फिर मेरे भाई देखो, आप करने को तो काफ़ी सारे काम कर सकते हो। मैं आपको क्या क्या पॉइंट बताऊँ, समझाऊँ। देखो, अगर मानो कोई बच्चा ऐसे जाना चाहता है कि सर मात्र हम b बराबर ज़ीरो लेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, भाई आप उससे भी जा सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी ने हाथ पाँव आपके थोड़ी बांधे हैं। मान लीजिए सिर्फ आप b की वैल्यू लेना चाहते हैं, आप a की वैल्यू लेना ही नहीं चाहते, आप बोलेंगे हमको ए से कोई मतलब नहीं है, हमको ए से जानना ही नहीं है, ए कौन हो तुम, हम तुम्हें नहीं जानते, हम तो बी को ज़ीरो करने आए हैं। तो चलो एक काम करते हैं, देखो कितना आसान ये बन जाएगा। ऐसे देखो, जहाँ जहाँ पर बी का प्रयोग हुआ है उन सब को मेरे भाई यहाँ पर ज़ीरो कर लो। जहाँ जहाँ पर बी का प्रयोग हुआ है सबको ज़ीरो कर लो। चाहे वो बी तुम्हारा क्वेश्चन में आया है, चाहे वो बी तुम्हारा ऑप्शन में आया है, जहाँ जहाँ पर आया है उसको मेरे भाई क्या करो, ज़ीरो कर लो। अब देखो तुम्हारा सवाल और कितना आसान बन जाएगा, कितना प्यारा सवाल बन जाएगा, ज़रा देखना। अब बोलोगे सर ये देखिए, ये वाला केस हमारा कितना बन गया, तो बोलोगे सर ए क्यूब को ए से डिवाइड करने पर ए स्क्वायर आता है, पावर तीन में से एक कम कर दीजिए, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करने पे सर वन आता है। हमें इन दोनों का मध्य समानुपाती निकालना है। तो मध्य समानुपाती निकालना है तो दोनों को गुना करके रूट लगा दो। तो ये लीजिए, गुना करके रूट लगा दिया। ए स्क्वायर का रूट हमारा कितना होता है, ए होता है। आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ए को काट देगा तो वन आएगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम दोनों संख्याओं का मान ना लेके किसका मान लेंगे, सर सिर्फ एक संख्या का मान लेंगे। समझ गए? किसका मान लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या का मान लेंगे, और किसका लेंगे, बी बराबर ज़ीरो लेंगे, बस। ठीक है। अब चलो आ जाओ यहाँ पे अगला पार्ट चलते हैं। और रात के 8:30 बजे आज पता है ना क्या होने वाला है? रात के 8:30 बजे आप सभी अपने बाल बच्चों के साथ, अपने प्रेमी भाई बहन सहपाठी दोस्तों के साथ, सभी के साथ जो है वो आमंत्रित है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है। सारे के सारे मेरे भाई एक बड़े से रिवॉल्यूशन में जो है यहाँ पर सारे का सारा का स्वागत है। तो सभी जो है वो लाइव रहना। ठीक है। आ जाओ चलो। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। तो बोला गया यदि ए 24 और 6 का माध्य अनुपात है और बी 81 और 9 का माध्य अनुपात है, तो 3a माइनस बी का जो मान है वो क्या होगा। इफ a इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6 एंड b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस बी। हमने कहा कि सर देखिए, ए जो है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। किसका मीन प्रोपोर्शन है, तो 24 एंड 6 का। जिन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन होता है उसे गुना करके रूट लगाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर गुना करके रूट लगाते हैं। तो अगर हम देखेंगे सर तो देखिए रूट कैसे करेंगे, दुनिया के लिए 24 होगा सर, मेरे लिए 6 इंटू तो 4 है और ये भी हमारा 6 है सर। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 6 हमारा 2 बार आया है यानी 36 है, 36 का रूट हमारा 6 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद b की बात अगर हम करते हैं तो b का मान देखिए, b हमारा क्या है, तो b हमारा मीन प्रोपोर्शन है 81 और 9 का। यहाँ कितना है, तो 81 और 9 का। तो अगर हम देखेंगे तो 81 का रूट हमारा 9 होगा और 9 का रूट हमारा 3 होगा। तो 9 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। हमारे पास a का भी मान पता है, हमारे पास b का भी मान पता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर 3a माइनस b का जो मान है वो हमारा कितना होगा। तो 3a माइनस b का जो मान है वो हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 3a माइनस b का मान, a का मान हमारा कितना है 12, तो 12 इंटू 3 हमारा 36 हो जाएगा और b का जो मान है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो 27 है। 36 में से 27 को घटा देंगे तो कितना आएगा, सही किया है हमने या सारे ऑप्शंस गलत हैं दोस्त यहाँ पे। ए इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6, सही है बिल्कुल। 6 इंटू 4 हमारा हो गया, 6 लिख दिया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू हमारा 3 हो गया, 27 हो गया भाई। 3a का मतलब यहाँ पर 12 का 3 गुना 36 होता है, b का मतलब 27 होता है। बिल्कुल मेरे भाई, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सर 9। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे फर्जी ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है इसमें एग्जामिनर की गलती नहीं है, इसमें टाइपिस्ट की गलती है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस होना चाहिए और यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी प्लस होगा और प्लस होगा, और 27 और 56 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 63 हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 3a माइनस बी ना होकर क्या होना चाहिए था, 3a प्लस बी होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर में, तब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। आ जाइए, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यदि हमारी दो संख्याएं दी गई हैं उनमें प्रथम समानुपात कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया मध्य समानुपात कैसे निकाल, और अब हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है इसके अंदर में यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा नॉलेज सीख लें। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे, तृतीय समानुपात सर कैसे निकालेंगे, ज़रा वो देखिए। तो तृतीय समानुपात की अगर हम बात करें, थर्ड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, तो कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा समझो। तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर a हो गया उसका मेरे भाई b के साथ, और फिर b हो गया उसका किसके साथ, c के साथ। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा मीन है और ये हमारा थर्ड है। तो अगर हम बात करेंगे तो सर इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे a अपॉन में b बराबर होगा b अपॉन में c के, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो c को हम इधर लेकर जाएंगे तो b इंटू बी हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। c को यहाँ लेकर जाएंगे तो b स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा, a। सर ये c जो है सर यही क्या है हमारा, यही हमारा सर थर्ड है, यही हमारा सर क्या है, तृतीय अनुपात है सर। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन में पहले वाले के स्क्वायर को दूसरे वाले से भाग करना होता था, मीन में गुना करके रूट लगाना होता था, और थर्ड में दूसरे वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग करना होगा मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम मेरे भाई बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्या बोला गया, तो बोला गया यहाँ पर फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, क्या बोला गया, तो फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पे कि मध्य समानुपाती यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ हमारा हो जाएगा, जैसे सॉरी माफ़ करना, मीन कहाँ से आ गया, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। दिमाग में हमेशा कुछ कुछ चलते रहता है ना। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें तो मानो 4 एंड 5 की, हमारा यहाँ पर इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, जल्दी से बता दो। बोलोगे गुरुदेव देखिए बेसिकवा से जाना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, काम करिए, इसे 4 को लाइन कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। जो भी निकालना है उसको x मानिए। थर्ड, थर्ड कौन सा होता है, ये फर्स्ट होता है, ये दोनों मीन होते हैं, और ये थर्ड होता है। थर्ड रख लिया सर आपने, क्या मान लिया, तो x मान लिया। अब उसके बाद देखिए जो यहाँ पर शुरू में आया है 4 आया है, तो यहाँ पर 4 लिखो, ठीक है। और दूसरा वाला 5, और मेरे भाई जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ जो होगा वही होगा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 4 बट्टे में 5 बराबर 5 बट्टे में x, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए x को उधर भेजेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 4। आसान भाषा में ये भी बोले तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो इसके स्क्वायर को इससे भाग कर दो, मीन निकालना है तो गुना करके रूट लगा दो, और थर्ड निकालना है
तो लास्ट वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो, लास्ट वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो। बूझे कि नहीं बूझे बताओ जल्दी से। तो फटाफट ज़रा ICAR के मेंस का एक छोटू सा सवाल हमने दिया है, इसका उत्तर दे दीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 40। मेरे भाई यहाँ पर इनका तृतीय अनुपात बता दो कि इनका तृतीय अनुपात जो है वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखिए, इनका तृतीय अनुपात की अगर हम बात करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कितना होने वाला है। हमेशा याद रखिएगा सर, जैसे मानिए 32 है और 40 है, तो सर इसका यानी 40 के स्क्वायर को भाग करने को कहा गया है। किससे कहा गया है? तो 32 से कहा गया सर, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी 40 का स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40 होता है और ये 32 होता है। 8 का 4 गुना, 8 का 5 गुना, 4 का 10 गुना, उत्तर हमारा कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? तो 50 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है मेरे भाई, यही हमारा उत्तर है। समझ गए?